हेलो एवरीवन, नाम श्वेता और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जी हाँ सीटेट मंत्र, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट साइंस। चाहे वो कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या फिर टीचर का एग्जाम हो, जैसे कि अभी बिहार टीचर निकाली है, फिर सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो सारे एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो आप देखना मत भूलिए हमारे ये चैनल। आज मैं फिर एक नए टॉपिक को लेकर यानी नई चैप्टर को लेकर शुरुआत करने वाली हूँ। जी हाँ, और वो मेरा अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 मैटर एंड स्टेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए और वन बाय वन करके आपको की पॉइंट्स इसकी बताते जाते हैं। वॉल्यूम और स्पेस, ठीक है। मास, हम भी मैटर है, हमारे फ़ोन भी मैटर है, हमारे कैमरा भी मैटर है, मतलब कैमरा नहीं, कैमरा तो सॉफ्टवेयर है, बट हमारा ये पेन भी मैटर है, हमारे बोर्ड भी मैटर है। क्यों है मैटर? क्योंकि हमने जो दीवार पे लगाया है ये उतना वॉल्यूम कवर कर रहा है, यानी इसका जो स्पेस है वो इतना है, इतना ये स्पेस ले रहा है 6/7। उसके बाद इसका अपना कुछ ना कुछ वेट है, चाहे वो 1 kg का हो, 2 kg का हो, 3 kg का हो, लेकिन वेट है। तो वो सारी चीज़ें, वो वर्ल्ड की सारी चीज़ें, वो विश्व की सारी चीज़ें जिस पे स्पेस होता है, जिसका अपना मास होता है, जो जगह लेती है, जो स्थान घेरती है, जिसको हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो सारा चीज़ मैटर है, ठीक है। तो मैटर में क्या क्या होता है? मास होता है, वेट होता है, ठीक, यानी उसका अपना कोई वजन होता है, वजूद होता है, भैया मेरा भी वजन है। उसके बाद वो वॉल्यूम होता है, स्पेस लेता है, यानी वो स्पेस भी लेता है, जहाँ उसको रखेंगे वो जगह घेर लेगा, वहाँ हम कोई और सामान नहीं रख सकते। तो मैटर समझ में आ गया। अब मैटर बनता किससे है? मैटर बनता है छोटे छोटे पार्टिकल से। आखिर हमारा इतना बड़ा बॉडी किसी न किसी चीज़ से तो बना होगा, और हमारा जो पार्टिकल है वो है सेल, यानी हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। सेल से हम बने हैं, तो वो मैटर हो गया। सेल भी वो जो है वो भी मैटर है, क्योंकि वो तो जुड़ के इतना बड़ा इंसान को बना डाला है, तो वो भी मैटर है। और मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा? सबसे छोटा यूनिट है, यानी किससे मिलकर बना होता है? पार्टिकल से। अब पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? पार्टिकल कैसा होता है? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज की क्या हो जाएगी पार्टिकल्स की? तो पार्टिकल्स कैसा होता है? नेग्लिजिबल, यानी स्मॉल होता है, जो दिखता नहीं है, स्मॉल होता है। पार्टिकल्स में स्पेस होता है, पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होता है, और पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है, यानी इसको हम मोशन कहेंगे। चलिए अब देखते हैं पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को। वो स्मॉल होता है, यानी वो छोटी छोटी चीजों से मिलके बना होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक बॉल बनाया। अब हमने एक बॉल बनाया, ये हमारा छोटी पार्टिकल्स से मिलके बना है। अब देखिए इस पार्टिकल्स के बीच में हमारा गैप है, यानी स्पेस है, तो पार्टिकल्स में स्पेस भी हो गया। अब यह देखिए ये दोनों एक दूसरे को आपस में जोड़े हुए हैं, ये से जुड़ा है, ये से आपस में जुड़ के ये बॉल का फॉर्मेशन कर डाला है, ठीक। यानी इसमें ये क्या करता है? अट्रैक्शन भी है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद इसमें मोशन भी है। जब हम इस बॉल को फेंकेंगे तो ये यहाँ से यहाँ चला आएगा, यानी इस बॉल में मोशन, यानी इसके पार्टिकल्स में भी मोशन। अंडरस्टैंड? इसी तरह से हम समझेंगे कि हम एक ग्लास पानी लेते हैं, ठीक। ये वाटर जो है वो छोटे पार्टिकल से बना है, यानी स्मॉल पार्टिकल्स है इसमें। अब देखिए इस स्मॉल पार्टिकल्स के बीच में गैप है। अब इसमें जब हम शुगर ऐड करेंगे तो ये शुगर क्या हो जाएगा? इस गैप में चला जाएगा और ये घुल जाएगा, यानी इसमें जो है अट्रैक्शन भी है खींचने की, इस पार्टिकल में अट्रैक्शन भी है। उसके बाद जब हम इसको घोलेंगे तो ये घुल के, यानी मोशन भी है। घुलेगा कैसे? मोशन से, यानी मोशन भी। पार्टिकल्स में इतना चीज है, पार्टिकल्स स्मॉल है, पार्टिकल्स में स्पेस है, पार्टिकल्स में अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स में मोशन। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया आपको? अब आप कहेंगे कि पानी में चीनी कैसे होता है? जब हम चीनी लेते हैं तो भैया दिखता नहीं है, घुल जाता है। जब हम चीनी लेते हैं तो आपको मैंने बताया कि उसमें स्पेसेज होती है, जगह होती है, तो चीनी उस जगह पे जाके एडजस्ट कर जाता है और अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, उसके बाद दिखता नहीं है, ठीक है। तो यही है हमारा पार्टिकल्स जो मैटर को बनाता है।
यानी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है मैटर का? पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या है समझ में आ गया? वो स्मॉल होता है, मतलब इतना स्मॉल होता है कि दिखता नहीं है, उसमें स्पेस होता है, उसमें अट्रैक्शन होता है, उसमें मोशन होता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। इतना तो समझ में आ गया। अब चलिए, अब हम मैटर तो देख ली कि मैटर क्या होता है। अब हम जानेंगे उसके स्टेट, यानी इट्स स्टेट, इसका स्टेट्स कितना है, इसकी फॉर्म कितने हैं। मैटर तो समझ गया, लेकिन मैटर कितने तरीके के होते हैं। ठीक, तो मैटर जो है वैसे 5 टाइप्स के होते हैं, यानी 5 स्टेट्स होता है मैटर का। अभी मैं 3 स्टेप्स बताऊंगी और बाद में मैं 2 स्टेट्स और बताऊंगी। तो पहला है हमारा सॉलिड। कोई भी मैटर या तो सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। यही चीज होता है ना, हम आपके सामने खड़े हैं यानी हम सॉलिड हैं। अगर हम पानी को हीट करते हैं तो उससे जो वो हीट यानी वेपर निकलता है वो हमारा गैस है। तो मैटर 3 तरीके का तो होता है। इससे भी ज़्यादा होता है क्या? यस होता है। प्लाज्मा स्टेट होता है जो हमारे सूर्य और तारों में पाया जाता है, फ्लोरोसेंट बल्ब में पाया जाता है। और 5वां स्टेट होता है वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, जिसे बोस साहब ने दिया था, सत्येंद्रनाथ बोस ने। वो अपना जब रिसर्च पेपर तैयार किया उसमें जो देखा उन्होंने कि मैटर का तो 5th स्टेट भी है, लेकिन ये है क्या? और ठंडा होगा ये तो हो सकता है। उसने आइंस्टीन के पास भेजा, इसलिए उस दोनों ने मिलके इस स्टेट को जो है वेरीफाई किया और बोला कि हाँ 5 स्टेट हो सकता है, इसलिए इसका नाम पड़ा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। वैसे 2-3 वैज्ञानिक और थे जो शामिल थे इसमें, बट इन दोनों का नाम ही आता है क्योंकि इन दोनों ने ही 5th स्टेट दिया था। तो चलिए फर्स्ट स्टेट के बारे में जानते हैं, सॉलिड होता क्या है। दूसरा है लिक्विड, और तीसरा है आपका गैस। ठीक है, तो सॉलिड के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि शेप। सॉलिड का शेप कैसा होता है? सॉलिड का शेप फिक्स होता है। सॉलिड का शेप फिक्स होता है। लिक्विड का शेप क्या होता है? नॉट फिक्स होता है। और गैस का शेप क्या होता है? नॉट फिक्स होता है। ठीक है, कैसे? अब हम आपको बताते हैं। सॉलिड का शेप फिक्स होता है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई पत्थर उठाइए, स्टोन उठाइए, या फिर हमी को देख लीजिए, मेरा शेप तो फिक्स है। हमको कितना भी मारिएगा तो मेरा शेप तो नहीं चेंज होगा। मेरी हाइट इतनी ही रहेगी, मेरा कॉम्प्लेक्शन ऐसा ही रहेगा, मेरे हाथ पाँव इतने ही लंबे रहेंगे, मैं चेंज नहीं हो सकती। लेकिन वहीं आप यहाँ लिक्विड देखिए, मुझे आप जहाँ रखिएगा मैं वही रहूँ, क्योंकि मैं सॉलिड हूँ। ये बोर्ड सॉलिड है, इसको मैं जहाँ उठा के रखूँगी इतना ही जगह लेगा, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। जब भी मैं इसको कट करूँगी तभी इससे कम शेप लेगा, नहीं तो इसको मैं जहाँ उठा के रखूँगी वो उतना ही शेप लेगा, क्योंकि ये सॉलिड है। तो सॉलिड का शेप फिक्स होता है, वी कांट चेंज इट्स शेप। लेकिन लिक्विड का शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता। फिक्स नहीं होता है कहने का मतलब, जैसे हम दूध लेते हैं, अब दूध को हम एक ग्लास में लेते हैं तो वो ग्लास के शेप का हो गया। हम दूसरे कंटेनर में लेते हैं, जैसे बाउल में लेते हैं तो बाउल के शेप का हो गया, नॉट फिक्स। लिक्विड का शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, और गैस का शेप जो होता है वो भी फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गुब्बारे में मैंने हवा भरा तो गुब्बारे का शेप का हो गया, मतलब गुब्बारा अपना एक आकार ले लिया। ठीक है, सिलेंडर में गैस भरा रहता है, सिलेंड्रिकल शेप का हो गया वो। तो लिक्विड और गैस का शेप फिक्स नहीं होता, बाकी सॉलिड का शेप फिक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। वॉल्यूम फिक्स होता है, अभी मैंने बताया जहां उठा के रखेंगे वैसा ही हो जाएगा। नॉट फिक्स और नॉट फिक्स, अंडरस्टैंड? कॉम्प्रेसिबिलिटी, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, नेग्लिजिबल होता है। और इसका होता है कंप्रेस होता है, ये कंप्रेस हो सकता है, कंप्रेस यस। ठीक है, सॉलिड को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो उसमें ना के बराबर, हमको आप दबाइएगा तो क्या हम दब जाएंगे? नहीं, अगर हम दब भी गए तो वापस से उसी शेप में आ जाएंगे। जैसे कि स्पंज है, वो भी सॉलिड है, उसके अंदर हवा भरी रहती है, जब हम उसको कंप्रेस करेंगे वापस वो उसी शेप में आ जाएगा, क्योंकि वो सॉलिड भी है। यही पे बलून लीजिए, बलून में हम गैस भर दिए, गैस भरने के बाद वो सॉलिड हो गया, उसको हम कंप्रेस करेंगे तो वापस से वो अपनी शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड के एग्जांपल्स देखिए। उसके बाद क्या है? लिक्विड।
लिक्विड में नेग्लिजिबल होता है। पानी को अगर हम कंप्रेस करना चाहें तो कभी कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन वही गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। अभी आपको बलून वाला एग्जांपल दी, क्योंकि बलून के अंदर मेरा वो हवा भरा है तो उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो स्पंज के अंदर हवा है तो उसको कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लिक्विड को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, हैव टेंडेंसी to retain their shape when we extract subjected outside force। लेकिन हमारा लिक्विड के साथ ये चीज नहीं होता है। जब हम सॉलिड को बाहर से फोर्स देते हैं तो उसमें एक क्षमता होती है कि वापस से वो उसी शेप में आ जाए, पुनः अपनी आकृति को वहीं पे ले आए, लेकिन लिक्विड में ऐसी नहीं होती। अब देखिए, जो हमारा सॉलिड है उसमें स्पेस कैसा होता है? उसमें स्पेस मतलब स्पेस जो होता है वो नहीं होता है, नो, वो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, कस के बंधे हुए रहते हैं टाइटली। लिक्विड जो होता है उसमें स्पेस जो होता है वो सॉलिड से मोर देन सॉलिड, और गैस जो होता है वो मोर देन लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, यानी स्पेस सॉलिड में नहीं होता है, लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा होता है और गैस में सबसे ज्यादा होता है। ठीक, उसके बाद हम मैटर की दो चीजों को जानेंगे। मैटर का दो टेंडेंसी होता है। ठीक है, पहला टेंडेंसी होता है MA और दूसरा टेंडेंसी होता है, इसको क्या कहेंगे, म्यूचुअल अट्रैक्शन। म्यूचुअल अट्रैक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है स्कैपिंग। पहला होता है म्यूचुअल टेंडेंसी अट्रैक्शन और दूसरा होता है स्कैपिंग। तो जो हमारा म्यूचुअल अट्रैक्शन है वो क्या सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स आपस में बहुत कस के बंधे रहते हैं, यानी ये टाइटली अट्रैक्ट करके रखते हैं। ठीक है, लिक्विड में जो होता है वो म्यूचुअल अट्रैक्शन, यानी सॉलिड में म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, स्कैपिंग अट्रैक्शन से ज्यादा हो जाएगा। लिक्विड में म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन और स्कैपिंग अट्रैक्शन इसमें बराबर रहता है। और गैस में क्या हो जाएगा, जो हमारा स्कैपिंग अट्रैक्शन है वो म्यूचुअल अट्रैक्शन से ज्यादा होता है। चलिए समझते हैं इस चीज को। म्यूचुअल अट्रैक्शन यानी सॉलिड में ज्यादा होता है। सॉलिड क्या करता है, आपस में उसको कस के अट्रैक्ट किया रहता है, पकड़े रहता है, तो सॉलिड हो गया। लिक्विड में क्या करता है कि जितना ही वो आपस में बंधना चाहता है उसकी स्कैपिंग अट्रैक्शन जो उतनी ही तेज होती है, वो उतना ही दूर भागना चाहता है। ठीक, और गैस में क्या होता है, तो उसको कितना भी पकड़ने जाइएगा तो वो इधर उधर, उसके पार्टिकल्स हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं। एक पॉइंट और है, इसके पार्टिकल्स हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं, इसलिए इसकी स्कैपिंग टेंडेंसी जो है वो म्यूचुअल टेंडेंसी से कहीं ज्यादा होती है। यानी ये हमेशा स्किप करना चाहता है कि भैया मुझे अट्रैक्ट मत करो, मैं इधर उधर घूमता फिरता रहूंगा। मतलब वो एक जगह एक कमरे में बंद रह के नहीं रहना सकता, वो हमेशा स्किप करना चाहता है। तो स्कैपिंग टेंडेंसी गैस की जो होती है वो म्यूचुअल अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा होती है। सॉलिड में म्यूचुअल अट्रैक्शन MA ग्रेटर देन EA। उसके बाद लिक्विड में जो है जितना ही वो अट्रैक्ट करता है उतना ही वो दूर भागता है, तो MA इक्वल टू EA। और गैस जो है उसमें जितना ही म्यूचुअल अट्रैक्शन अट्रैक्ट करेगा वो उतना ही उसको धकेल के भाग जाएगा, मतलब उसकी उससे क्षमता ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है कि EA ग्रेटर देन MA। ठीक है, इसकी स्कैपिंग टेंडेंसी म्यूचुअल टेंडेंसी से ज़्यादा होती है। क्योंकि हम देखिए, जब हम कोई अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका हवा पूरे, उसकी स्मेल जो है पूरे घर में फैल जाती है, क्योंकि गैस है ना, गैस हमेशा घूमता फिरता रहता है, इसलिए वो हमेशा फैल जाती है और सबके नाकों तक पहुंच जाती है। इसकी स्कैपिंग टेंडेंसी म्यूचुअल अट्रैक्शन से ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अट्रैक्शन स्कैपिंग अट्रैक्शन से ज़्यादा होता है, इसका म्यूचुअल अट्रैक्शन बराबर होता है EA के, और इसका म्यूचुअल अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है, यानी EA ज़्यादा होता है इसमें। ये हमेशा घूमता फिरता रहने वाला व्यक्ति है। ये भैया एक ही जगह कभी घूम भी सकता है कभी नहीं भी घूम सकता है, तो इसके इसको क्या कहते हैं MA इक्वल टू EA।
और ये तो एक ही जगह फिक्स रहने वाला व्यक्ति है, इसलिए इसका एम जो होता है अट्रैक्शन जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है। अब हम एक टर्म्स देखेंगे इसमें, डिफ्यूजन। डिफ्यूज कर जाना, फैल जाना, ठीक है। जब हम कोई अगरबत्ती जलाते हैं, इंसेंस स्टिक जलाते हैं, तो क्या होता है कि उससे जो वेपर निकलता है, एक्चुअली इंसेंस स्टिक जो है वो क्या है, हमारा सॉलिड है, लेकिन जब हम उसको जलाते हैं तो उसका जो वेपर निकलता है, जो उससे गैस निकलती है, वो चारों ओर फैलती है, तो उसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। चारों ओर फैल के रैंडम मोशन में सारी जगह अपनी स्मेल को फैलाती है। जब हम कुकिंग करते हैं तो कुकिंग में जो भी वेजिटेबल है वो तो सॉलिड है, लेकिन उससे निकलने वाला स्मेल जो है वो, यानी उससे निकलने वाली जो गैसेज है, गर्म हवा है, जो उसके साथ जो फ्लेवर जाता है, तो वो सब क्या है, हमारा गैस है। वो रैंडम मोशन में रहता है, कहीं से कहीं जा सकता है। गैस क्या है, कहीं से कहीं जा सकता है, यानी उसके में दूर भागने की क्षमता ज़्यादा होती है। सॉलिड में दूर भागने की क्षमता नहीं होती, वो हमेशा पास में चिपके रहते हैं, ठीक, अंडरस्टैंड। डिफ्यूजन समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, यानी हमारा फोर्थ स्टेट। ये 3 स्टेट समझ में आ गया। अब हम फोर्थ स्टेट के बारे में चलते हैं, जानते हैं। ये समझ में आ गया, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। इसी में गैस में एक टर्म्स आता है, इसका म्यूचुअल अट्रैक्शन स्कैपिंग अट्रैक्शन से ज़्यादा होता है। इसका म्यूचुअल अट्रैक्शन बराबर होता है ई के, और इसका म्यूचुअल अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है, यानी ई ज़्यादा होता है इसमें। ये हमेशा घूमता फिरता रहने वाला व्यक्ति है। ये भैया एक ही जगह कभी घूम भी सकता है, कभी नहीं भी घूम सकता है, तो इसके इसको क्या कहते हैं, एम इक्वल टू ए। और ये तो एक ही जगह फिक्स रहने वाला व्यक्ति है, इसलिए इसका एम जो होता है अट्रैक्शन जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है। अब हम एक टर्म्स देखेंगे इसमें, डिफ्यूजन। डिफ्यूज कर जाना, फैल जाना, ठीक है। जब हम कोई अगरबत्ती जलाते हैं, इंसेंस स्टिक जलाते हैं, तो क्या होता है कि उससे जो वेपर निकलता है, एक्चुअली इंसेंस स्टिक जो है वो क्या है, हमारा सॉलिड है, लेकिन जब हम उसको जलाते हैं तो उसका जो वेपर निकलता है, जो उससे गैस निकलती है, वो चारों ओर फैलती है, तो उसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। चारों ओर फैल के रैंडम मोशन में सारी जगह अपनी स्मेल को फैलाती है। जब हम कुकिंग करते हैं तो कुकिंग में जो भी वेजिटेबल है वो तो सॉलिड है, लेकिन उससे निकलने वाला स्मेल जो है वो, यानी उससे निकलने वाली जो गैसेज है, गर्म हवा है, जो उसके साथ जो फ्लेवर जाता है, तो वो सब क्या है, हमारा गैस है। वो रैंडम मोशन में रहता है, कहीं से कहीं जा सकता है। गैस क्या है, कहीं से कहीं जा सकता है, यानी उसके में दूर भागने की क्षमता ज़्यादा होती है। सॉलिड में दूर भागने की क्षमता नहीं होती, वो हमेशा पास में चिपके रहते हैं, ठीक, अंडरस्टैंड। डिफ्यूजन समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, यानी हमारा फोर्थ स्टेट। ये 3 स्टेट समझ में आ गया। अब हम फोर्थ स्टेट के बारे में चलते हैं, जानते हैं। ये जो की पॉइंट्स था, पहला होता है कि एक आइडियल गैस कैसे बनता है, आइडियल गैस कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होता है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो उसका जो पार्टिकल्स होता है वो क्या हो जाता है, दूर दूर चला जाता है। लेकिन वही जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो उसके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, आपस में बंध जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, पास आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करना, यानी आइडियल गैस का कैसे फॉर्मेशन करते हैं वो बताते हैं। सपोज कीजिए आप कि आप आइस लिए, आइस तो सॉलिड फॉर्म में है, बर्फ का टुकड़ा है, वो फ्रिज के अंदर था, तो वो एकदम फ्रीजिंग मोड में था, यानी जमे हुए मोड में था। जब हम उसको बाहर निकालते हैं फ्रिज से, रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं, तो फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर था उससे तो ज़्यादा टेम्परेचर हमने रूम टेम्परेचर पे लाया। वहाँ टेम्परेचर क्या हुआ, उसका इंक्रीज हुआ। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसके पार्टिकल्स क्या हो गए, अलग होते चले गए। जो बर्फ का टुकड़ा आपस में बंधा था, उसके पार्टिकल्स क्या हो गए, टूटते चले गए, नहीं भागते चले गए, दूर होते चले गए। तो जैसे ही दूर हुए, क्या हो गया, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज किए, पार्टिकल्स अलग हो गए। वहीं उसके बाद फिर हम क्या किए, उस लिक्विड को गैस पे चढ़ा दिए और फ्लेम ऑन कर हीट दी, यानी और हीट दिए, यानी टेम्परेचर और इंक्रीज की। टेम्परेचर और इंक्रीज करने के बाद क्या हो जाएगा, वो वेपोराइज हो जाएगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस हो जाएगा, गैसेस के फॉर्म में आ जाएगा। सारा वाटर जो था वो अब गैस बन चुका है, यानी उससे पार्टिकल्स और दूर होते चले गए और गैस बन गए। समझ में आ गया आपको, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स दूर होते चले जाएंगे।
लेकिन वहीं पे अगर हम वापस से उस गैस को वापस से कंडेंसेट मोड में लाएंगे, वाटर बन जाएगा। यानी जैसे हम उस गैस को कंडेंसेशन मोड में लाएं, वाटर ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हो जाएंगे, यानी पार्टिकल्स पास आना शुरू हो जाएंगे। फिर उस वाटर को फ्रिज में डाल दिए, उसके पार्टिकल्स यानी उसका टेम्परेचर और लो कर दिए तो उसके पार्टिकल्स और पास आ गए और वो सॉलिड फॉर्म में आ गए। तो टेम्परेचर हाई और लो करने पे क्या होता है पता चल गया। टेम्परेचर हाई करेंगे तो गैसेस फॉर्म में आ जाएगा। उसी तरह से प्रेशर के बारे में देखते हैं कि प्रेशर को जब हम इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को जब हम इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, पास आएगा। पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, पास आएगा। ठीक है, पास आएगा। ठीक, लेकिन वही जब हम प्रेशर को डिक्रीज कर दिए तो पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक, अब प्रेशर को समझते हैं। सपोज कीजिए कि हम बलून है, बलून में हवा भरी हुई है, वो फूला हुआ गुब्बारा है, उसके प्रेशर को हम डिक्रीज करते हैं। तो जब हम प्रेशर को डिक्रीज किए यानी प्रेशर को जब हम प्रेशर को बढ़ाएं, जब मान लीजिए कि बलून को हम दबाएंगे, प्रेशर दे रहे हैं, जब हम प्रेशर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें तो क्या हो जाएगा, आपस में चिपकते चिपकते मॉलिक्यूल्स जो है वो गैस उससे निकल जाएगा और वो सॉलिड फॉर्म में वापस से उसी फॉर्म में उसी शेप में आ जाएगा। ठीक, बलून गुब्बारा वो बन जाएगा। गुब्बारा तो फूला हुआ होता है लेकिन वो उसका शेप बचका हुआ जो रहता है, जो गुब्बारा का साइज होता है उसी साइज में आ जाएगा। वापस से उसका प्रेशर, अगर हम मान लीजिए कि जो गुब्बारा है वापस से उसमें हम हवा भरना शुरू किया, यानी उसकी प्रेशर को हम छोड़ दी, उसको हम दबाए नहीं, अब उसके प्रेशर को लूज कर दिए, छोड़ दिए, यानी डिक्रीज कर दिए। जब हम उसके प्रेशर को घटा देंगे तो क्या होगा, वापस से वो फिर अपना पार्टिकल्स दूर दूर ले जाएगा और उसमें गैस भर जाएंगे और वापस से वो गुब्बारा बन जाएगा। तो प्रेशर को डिक्रीज करने पे पार्टिकल्स दूर हो जाता है, प्रेशर को इंक्रीज करने पे पार्टिकल्स पास आ जाता है। समझ में आ गया। आइस का टुकड़ा ही ले लीजिए, आइस का टुकड़ा लिए और हाथ से उसको प्रेस कर, उसके पार्टिकल्स टूट गए, दूर दूर हो गए, लिक्विड फॉर्म में आ गया ना, दूर दूर होके लिक्विड फॉर्म में आ गया। यानी प्रेशर को हम जैसे ही इंक्रीज किए तो उसके पार्टिकल्स दूर हो गए और उसके बाद जब हम उसी प्रेशर को, उसी बर्फ के टुकड़े को, जो फैला हुआ टुकड़ा था, वापस से समेट के एक बाउल में रख के वापस से फ्रिज में रख दिए, यानी उसका प्रेशर वापस से पास आ गया तो वो सॉलिड फॉर्म में आ गया। यानी प्रेशर को जब हम डिक्रीज करेंगे तो वो उसके पार्टिकल्स पास आएंगे, प्रेशर को जब हम इंक्रीज करेंगे तो उसके पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे। तो इससे हमको पता चलता है कि हमारा जो आइडियल गैस है वो कैसे बनेगा। यहाँ भी गैस का फॉर्मेशन हो रहा था जब हम इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ भी गैस का फॉर्मेशन हो रहा था जब हम प्रेशर को डिक्रीज कर रहे थे। यानी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे हमेशा एक आइडियल गैस का फॉर्मेशन होगा। टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो गैस बना, प्रेशर को डिक्रीज किए तो गैस बना। ठीक, चलिए हम देख लें कि आइडियल गैस हमारा कैसे बना। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे हमेशा गैस का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, आज नहीं कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बने रहिए श्वेता के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय। तो चलिए प्लाज्मा के बारे में जानते हैं, जो हमारा फोर्थ स्टेट है, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में जानते हैं। प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है। तो प्लाज्मा जो है वो हमारा फोर्थ स्टेट है मैटर का ये चौथी अवस्था है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, मैं बाइलिंगुअल बता रही हूँ, प्रमोट भी करते जाए। प्लाज्मा जो है वो हमारा क्या है, फोर्थ स्टेट है, यानी चौथी अवस्था है। पहले दूसरे तीसरे तो पता चल गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव्य और गैस। और चौथी स्टेट है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि हमने सॉलिड के बारे में पता था कि उसके पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं, यानी बंधे हुए रहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। लिक्विड में पढ़ा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है, और गैस में तो रैंडम मोशन में रहते हैं पार्टिकल्स। उसी तरह प्लाज्मा के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत एक्साइटेड और एनर्जेटिक होते हैं, जिस कारण से क्या होता है, गैसेस आयनों में टूट जाते हैं। और प्लाज्मा बना ही है गैसों के आयनों से ही। तो चलिए पॉइंट्स को नोट करते हैं हम लोग। सबसे पहला देखते हैं कि ये फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर है, पदार्थ की चौथी अवस्था, चौथी अवस्था है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर वेरी एनर्जेटिक
एंड सुपर एक्साइटेड। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत एनर्जेटिक होते हैं और सुपर एक्साइटेड होते हैं। जैसे मान लो कि घर में जो बच्चे होते हैं, अगर हम लोग कहेंगे कि हमें मूवी देखने चलना है तो हम लोगों से ज़्यादा एक्साइटेड वो होते हैं, हाँ आज तो बाहर घूमने के लिए जाना ही जाना है। तो वही हो गया इनका हाल कि प्लाज्मा जो चौथी अवस्था है उसके पार्टिकल्स इतने एक्साइटेड होते हैं कि एक दूसरे से मतलब हमेशा डिस्टेंस में, कि मैं घूमने जाऊंगा तो सबसे पहले आगे वही बढ़ के चले जाते हैं, तो दूर दूर रहते हैं और इतने दूर हो जाते हैं कि गैस के आयनों में चेंज हो जाते हैं। और प्लाज्मा बना किससे? गैसेस। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फ्लोरोसेंट बल्ब एंड नियॉन शाइन बल्ब। नियॉन शाइन बल्ब are example of plasma state. ये फ्लोरोसेंट बल्ब जो है और जो नियॉन बल्ब है, ये दोनों क्या है? अब फ्लोरोसेंट बल्ब और नियॉन बल्ब आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे, दिवाली में तो जलाते होंगे आप लोग। जी हाँ, वही है। फ्लोरोसेंट बल्ब एंड नियॉन शाइन बल्ब जो है वो क्या है? प्लाज्मा स्टेट में ही रहता है। फ्लोरोसेंट बल्ब में कौन सी गैसेस होती हैं? तो फ्लोरोसेंट बल्ब में हीलियम और नियॉन बल्ब में नियॉन गैस रहती है। अब प्लाज्मा कब आता है? पांचवें फोर्थ स्टेट में, जब हम हाई टेम्परेचर देते हैं, यानी प्लाज्मा की अवस्था लाने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, तभी तो हमारा जो गैस है गैसियस आयन में बनता है ये। ठीक है, तो कितनी टेम्परेचर की जरूरत होती है हमें? 5530, यानी इतने टेम्परेचर पे हम किसी गैस को हीट करेंगे तो उसके जो गैसेस आयन है वो जो गैस है वो अपने आयनों में चेंज हो जाएगी, यानी गैसों का आयन बन जाएगा और वो हमारा प्लाज्मा स्टेट में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि प्लाज्मा में जो चमक होती है उसकी अपने नेचुरल गैस की वजह से होती है, यानी हमारा अगला पॉइंट्स हो जाएगा द प्लाज्मा glows with special color depending on its gases। इसके अपने गैस पे डिपेंड करता है कि वो किस कलर का है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए द सन एंड द स्टार्स glows due to the presence of plasma in them। समझ में आ गया कि हमारा जो ये सन है और ये स्टार है इसमें भी प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है, इसलिए ये चमकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने फिफ्थ स्टेट की ओर चलते हैं। चलिए, फोर्थ साइंस स्टील कंडेंसेट, ये क्या है? फिफ्थ स्टेट है किसका?
मैटर का, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है ये, ठीक है। अब इसको किसने दिया था? इसको सत्येंद्रनाथ बोस ने दिया था। और सत्येंद्रनाथ, क्योंकि इसका नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसलिए पड़ा है क्योंकि सत्येंद्रनाथ बोस ने बहुत लो डेंसिटी पे काम किया और देखा कि यहाँ पदार्थ की पांचवी अवस्था भी बन रही है। तो उन्होंने क्या किया, तो उठा के इसे आइंस्टीन के पास भेजा और आइंस्टीन ने वेरीफाई किया। इसलिए इन दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर चौथी पांचवी अवस्था दी पदार्थ की, इसलिए इस अवस्था का नाम सोचा गया कि इसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ही रख दिया जाए। और भी वैज्ञानिक थे बट इन दोनों ने ज़्यादा काम किया था इस पर, पांचवी अवस्था पे, इसलिए इसका नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पड़ा। बोस जी का पूरा नाम सत्येंद्रनाथ बोस था। तो ये पांचवी अवस्था है और उसमें क्या किया गया था, तो देखते हैं पॉइंट्स। BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है फॉर्म्ड बाय कूलिंग very low density। ठीक है, जहाँ हम प्लाज्मा में हाई टेम्परेचर दे रहे थे वहीं हम यहाँ क्या कर रहे थे, डेंसिटी को बहुत लो कर रहे थे। ठीक है, about 100,000 gas to super low temperature। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो फिफ्थ अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये सुपर कंडक्टर माना जाता है, सुपर कंडक्टर माना जाता है। इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। यानी बोस आइंस्टीन जो है वो फिफ्थ स्टेट है। बोस आइंस्टीन जो है वो बहुत ही लो डेंसिटी पे गैस को कूल करने पे बना। अबाउट 100,000 गैस टू सुपर लो टेम्परेचर जब हम किया गया तो देखा गया कि ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के स्टेट में आ रहा है और इसका जो भी पार्टिकल्स होता है वो सुपर कंडक्टर होता है। तो आज मैंने मैटर और इट्स स्टेट के बारे में, मैटर और उसकी अवस्थाएं पढ़ी हैं। कल मैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और मैटर पे टेम्परेचर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैं लेके आऊँगी। अब तक के लिए इतना ही। बाय।